हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आयुर्वेदा स्कॉलर्स। आज हम हिंगू को कंप्लीट करेंगे। जो हिंगू है उसको नॉर्मल रीजनल लैंग्वेज में हींग बोला जाता है। इसके बारे में आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। घर में जो मम्मियाँ होती है ना, वो बोलती है कि बस एक हींग लगा देना और दाल जो बिल्कुल मस्त बन जाएगी। तो ये वो वाली हींग है। ठीक है, इंग्लिश नेम होता है इसका एस्फोटिडा। क्या होता है? एस्फोटिडा जो है इसका इंग्लिश नेम है। ठीक है, अब ये जो है किस फैमिली से बिलोंग करती है? तो क्योंकि हम अभी एपीएससी यानी कि शतपुष्पा कुल से सारी ड्रग्स को कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये एपीएससी फैमिली से बिलोंग करती है। और ये जो है डे 9 है, इन्हें 100 डे कैप्सूल सीरीज़। तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। आगे बढ़ते हैं। अगर हिंगू की बात करते हैं तो अभी मैंने बोला कि जो अपनी मम्मियाँ होती है वो क्या करती है, इसको मसाले वगैरह में यूज़ होती है। तो रसोई से मेडिसिन तक का सफ़र जो है हिंगू ने तय कर लिया है। अब ये जो हिंगू है, हींग है, इसका मुख्य प्रभाव क्या होता है कि देखो, ये वात और कफ दोषों को शीघ्र शमन करने वाली होती है। यानी कि क्या होती है, क्विक इफेक्ट देती है आपको, पहली बात। दूसरी बात ये क्या है कि प्राकृतिक रूप से ये पौधे की जड़ और तने से स्रावित होने वाला गोंद है। तो ये क्या होता है, जैसे अफीम के बारे में आपने सुना है कि जो अफीम होता है वो हमें एज ए लेटेक्स प्राप्त होता है, एज ए जो है गोंद के रूप में प्राप्त होता है। तो यह भी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? उसकी जड़ से या उसके तने से क्या होता है, एज ए रेजिन प्राप्त होता है। फिर वो जब वो सूख जाता है तो इस तरीके से कैसा हो जाता है, इस डल्ले के समान हो जाता है। ठीक है, अब देखो, ड्रग जो है हमारी हिंगू, वो पहली ऐसी ड्रग है 9th ड्रग में से जो एनआरआई है। ठीक है, हिंगू क्या है? एनआरआई है भाई। ये बिलोंग ही नहीं करती है इंडिया से, ये बाहर की ड्रग है। ये कहाँ की ड्रग है? काबुल, फारस, अफगानिस्तान और भारत में जो है। इंडिया में भी है भाई, अपना इंडिया कहीं पीछे नहीं है। ठीक है, तो कश्मीर में। ठीक है, तो काबुल, फारस, अफगानिस्तान और भारत में, कश्मीर में जो है इसकी आपको खेती देखने को मिलती है। ठीक है, याद कैसे रखोगे कि भाई ये एनआरआई ड्रग है तो बाहर ही मिलेगी। बाहर में कैसे याद रखो? बिल्कुल जो अभी क्या चल रहा है, ईरान का वॉर चला था, ये सारी चीज़ें चली थी, तो वैसे याद रख लो कि हाँ भाई, हमने हिंगू पढ़ी थी, वो काबुल, फारस, अफगानिस्तान की तरफ की थी। ठीक है, आ जाओ, अब आ जाते हैं अपन इसके ऊपर आइडेंटिफिकेशन के ऊपर कि हाउ टू आइडेंटिफाई दिस ड्रग, की कैसे पता करेंगे हम कि जब हम चल रहे हैं जंगलों में तो ये वो हिंगू है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे? हम उसके पत्र, उसके पुष्प, उसके तने और उसके कांड की जो है फीचर्स को देखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम उसको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इसको हींग बोलते हैं। फेरुला नेर्थेक्स जो है वो इसका क्या है? बोटेनिकल नेम है। क्या नेम है? फेरुला नेर्थेक्स इसका बोटेनिकल नेम है। अंग्रेजी नेम तो क्या था? एस्फोटिडा था। ठीक है, अब देखो फैमिली कौन सी, देखो एपीएसी फैमिली से बिलोंग करती है, जिसका सेकंड नेम है एम्बलीफेरेसी फैमिली। अब इसको एम्बलीफेरेसी फैमिली क्यों बोला जाता है? एज यू कैन सी कि इसका जो फ्लावर है वो बिल्कुल ऐसे छत्राकार है, छत्ते के रूप में है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? एम्बलीफेरेसी फैमिली के अंतर्गत बोला जाता है। और जब आप इसके पत्र को या पत्तियों को देखेंगे तो कैसे हैं, देखो नीचे से, तो नीचे से थोड़ी कैसे आ रही है, ऊपर की तरफ आती है तो विभक्त हो जाती है। तो 6 to 7 क्या होती है, या फिर ये क्या होती है, आगे से विभक्त हुई रहती है। ठीक है, इसके बाद जो है आप यहाँ पे जड़ देखेंगे इसकी, तो जड़ आपको ऐसे नहीं दिख रही जैसे कि कैरेट हो। ठीक है, कैरेट जो है उसके जैसी इसकी जड़ दिखती है। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना जड़ की, वो क्या होती है कि वो कैरेट कैरेट के जैसे दिखती है। तो आधा क्लासिफिकेशन तो हमने यहीं पे कर दिया है, आधा हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि भाई अलग अलग जगहों पर इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है या क्यों इसको बोला जाता है। तो इसको हिंगू बोला जाता है क्योंकि हिनस्ती दोषान, अर्थात ये नासिका द्वारा शीघ्र प्रविष्ट होकर दूषित दोषों का नाश करती है। अभी हमने बोला था कि ये वात और कफ का शीघ्र शमन करती है। क्यों करती है? क्योंकि ये दूषित दोषों का क्या करती है? शांत करने वाली होती है। ठीक है, तो हिनस्ती दोषान आपको याद रखना है। जैसे अगर घर में जब है ना हींग डाली होती है दाल में, जो क्या मस्त खुशबू आती है ना, तो बस वैसे याद रखो कि हींग जो होती है वो कैसी होती है? शीघ्र प्रविष्ट हो जाती है। सहस्त्रवेदी, ठीक है, देखो इसका सबसे बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है सहस्त्रवेदी। भाई एक बाण से दो निशान वाली बात होती है ना, ये एक बाण से जो होती है हजारों निशान करती है। मतलब ये बहुत सूक्ष्म औषध है और बहुत ही शीघ्र इसका प्रभाव है। तो छोटे छोटे से जितने भी आपके स्रोत हैं उनमें इजीली एंटर कर जाती है और उनके अवरोध को दूर कर देती है। ठीक है, जतुक और रामट बोला जाता है। देखो जतुक क्यों बोला जाता है? क्योंकि वृक्ष से लाख के समान गोंद के रूप में निकलती है ये। अभी अपन ने बात करी थी कि इसके निर्यास को जो है यूज़ किया जाता है, तो इसलिए इसको जतुक बोला जाता है। अब होता है रामट या ब्राह्मण। तो थोड़ा जीके यहाँ पे अपनी अपन डेवलप करते हुए, ठीक है, कि भाई अफगानिस्तान जो है उसका प्राचीन नाम जो था वो क्या था? वो था ब्रहलिक या फिर रामट था, तो इसलिए इसको ब्रहिक या फिर रामट बोला जाता है। तो आपको यहाँ से याद रखना है एनआरआई वाले पॉइंट से कि ये रामट है। अब अपन आ जाते हैं प्लांट के स्ट्रक्चर के ऊपर। तो देखो स्वरूप की अगर अपन बात करते हैं तो ये 5 से 8 फीट ऊंचा बहुवर्षायु शुभ है। क्या याद रखना है आपको कि 5 से 8 फीट ऊंचा होता है, बहुवर्षायु शुभ।
इसको बोला जाता है। स्वरूप में देख लिया। अपन इसके कांड या फिर स्टेम की बात करते हैं तो देखो बिल्कुल क्या याद रखना है कि इसका तना और कांड जो होते हैं दोनों फ्लैशी हैं, दोनों जो होते हैं उनकी गर्थ बहुत ज़्यादा होती है, मोटे होते हैं, गोलाकार होते हैं। और इम्पोर्टेंट बात कि इसका जो कांड या तना होता है वो कैसा होता है, हेयरी होता है, उसमें बहुत सारे हेयर के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और अगर अपन मूल की बात करते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो किसके समान होती है, गाजर यानी कि कैरेट के समान होती है। और इसके तने और मूल से ही क्या प्राप्त किया जाता है, निर्यास प्राप्त किया जाता है। तो आपको समझ आ रहा है कि कितना होता है, 5 से 6 फीट ऊंचा क्या होता है, एक बहुवर्षायु शुभ है ये, ठीक है। खत्म हो गई आपकी बात, आगे बढ़ते हैं। अब आते थे अपन अंग एवं निर्यास संग्रहण के ऊपर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, अपन इसके छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं। पहले अपन इसका पत्र देखेंगे कि जो इसके पत्र होते हैं वो अनेक भागों में विभक्त होते हैं और 1 से 2 फीट लंबे होते हैं। समझ रहा है कितना, 1 से 2 फीट लंबे होते हैं। अगर पुष्प की बात करते हैं तो पुष्प जो होते हैं वो पीले रंग के होते हैं और छत्रक में लगे हुए होते हैं, अर्थात अम्ब्रेला फॉर्म में लगे हुए होते हैं। इसलिए इसको, इस फैमिली को क्या बोला जाता था, अपन ने बात करी थी कि शतपुष्पा फैमिली है तो इसलिए इस फैमिली को क्या बोला जाता था, क्या ये अम्ब्रेला फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है। कि यहाँ से एम्बेलीफेरेसी फैमिली, ठीक है। मैं थोड़ा स्किप कर गई थी वहाँ पे कि एम्बेलीफेरेसी फैमिली है या कुछ था, ठीक है। अब फल की बात करते तो 1/4 से 1/3 इंच के अंडाकार होते हैं। इससे पहले हमने जीरक पढ़ी थी, इससे पहले हमने अजमोदा पढ़ी थी। अपन ने बात करी थी कि जीरा का जो बीज होता है वो 1 से 4 इंच जो है उसमें होता है साइज में। तो इसका भी यही सेम है, 1 से 4, 1 से 3, ठीक है। अब आ जाता है मेन पार्ट, निर्यास। अब इसका जो निर्यास होता है ना, तो आपको जब आप निर्यास प्राप्त कर रहे हो ना तो क्राइटेरिया है कि हमें कौन सा जो है पुष्प या मतलब कौन सा जो है एरिया जो है आइडेंटिफाई करना है। जैसे पौधा है तो 4 वर्ष पुराना होना आवश्यक है। दूसरा कि संग्रह काल बोला गया है वसंत ऋतु, कि वसंत ऋतु में जड़ के ऊपरी भाग पर चीरा लगाया जाता है और वहाँ से निकलने वाला जो रेजिन होता है उसको हींग के रूप में ले लेते हैं। मतलब जब वो सूख जाता है तो वो डल्ले के समान हो जाता है और उसको ले लिया जाता है। तो यहाँ से 2 पार्ट क्लियर, 2 चीज़ें क्लियर होती है कि भाई 4 वर्ष पुराना होना चाहिए। वसंत ऋतु में क्या करते हैं, हम इन सीजन लगाते हैं वहाँ पे। अब आ जाता है रसपंचक के ऊपर। तो देखो हमारा जो ये हींग है वो भी क्या है, तीखी मिर्ची है, ठीक है। रस कटु है, विपाक भी कटु है, तो वीर्य भी उष्ण होगा। तो प्रकृति समसंवेत द्रव्य की कैटेगरी में आता है सिंपल। अगर गुण की बात करते तो देखो लघु है, स्निग्ध है और तीक्ष्ण है, ठीक है। तीक्ष्ण होगा क्योंकि तीक्ष्ण गंधी होता है, कितनी एकदम से स्मेल आती है अगर हींग वगैरह का तड़का लग रहा होता है घर में तो है। फिर स्पेसिफिक एक्शंस की बात करते हैं तो देखो ये पित्त को बढ़ाता है और वात और कफ को शांत करने वाला होता है। अब मैंने ऐसा क्यों बोला है, मैंने ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि पित्त को बढ़ा रहा है ना ये, क्योंकि उष्ण वीर्य है इसलिए पित्त को बढ़ाएगा। और वात और कफ का शमन क्यों करेगा, क्योंकि इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो वात और कफ को शमन करे। जैसे इसको हम समझते हैं इनके एक्शंस के थ्रू, ठीक है। मुख्य प्रभावों की बात करते हैं तो वात कफ शामक और पित्तवर्धक बोला गया है इसको, ठीक है। अनुलोमन करता है क्योंकि वात का ये क्या करता है, अनुलोमन करता है, मल को अधोगामी गति देने का काम करता है। धातु कर्म की बात करते हैं तो देखो अवश्य है, उष्ण और तीक्ष्ण होने के कारण ये शुक्र धातु का ह्रास करने वाला होता है। इसीलिए जब आप तड़का लगाते हो या फिर जब दाल वगैरह में डालते हो तो इतनी छोटी सी मात्रा जो है आप डालते हो। तो वही है कि अवश्य है, उष्ण और तीक्ष्ण होने के कारण शुक्र धातु का ह्रास करता है। मूव ऑन करते हैं। देखो विभिन्न संस्थानगत औषधीय कर्म देखें तो देखो सबसे पहले कटु रस प्रधान है, तो कटु रस की वजह से वो दीपन, पाचन ये सारे काम करेगा। तो सबसे पहले होता है कि ये शूल प्रशमन करता है। ये थोड़ा दादी वाले नुस्खे की, जो दादी होती थी वो क्या बोलती थी कि अगर पेट में दर्द है तो नाभि के चारों ओर क्या करो, लेप लगा लो हींग का, उससे क्या होगा, दर्द कम हो जाएगा। तो उससे आपको क्या याद रखना है कि शूल प्रशमन और वेदना स्थापन करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास कि पेट के कीड़े मारने का काम करता है, क्योंकि ये एक इरिटेंट है, ये इरिटेशन करता है, ट्रिगर करता है। तो अंदर जाके जितने भी बैक्टीरिया वगैरह है या कृमिघ्न है उनको क्या करने का काम करता है, काटने का काम करता है। उत्तम पाचन तो करेगा ही सही क्योंकि डाइजेशन के लिए अच्छा है, श्वसन भी करेगा। तो देखो आपको क्या पता लग रहा है कि ये एक ऐसी ड्रग है जो डाइजेस्टिव और एज वेल एज रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी काम कर रही है। अब क्योंकि ये काटने का काम करती है तो ये छेदन कर्म भी करेगी, क्योंकि ये वात और कफ शामक है, ये कफ को कम करती है, जो जमा हुआ कफ है उसको काटकर श्वसन मार्ग से बाहर निकाल देती है। दूसरा होती है कि संज्ञा का स्थापन, अलर्टनेस,
जैसे आप बहुत ज़्यादा जब मिर्ची खा लेते हो या फिर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ खा लेते हो जो तीखी होती है, तो आप एकदम से अलर्ट हो जाते हो, कॉन्शियस हो जाते हो, स्वेद आधिक्य हो जाता है, पसीने आने लग जाते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि इसकी वजह से अलर्टनेस आती है बॉडी में, तो बॉडी को जो है ज़्यादा एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है। तो ये संज्ञा स्थापन करते हैं, यानी कि मूर्छा दूर कर चेतना लाता है। और रिप्रोडक्शन, देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हो तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए हींग इतना अच्छा नहीं है क्योंकि वो अवृषीय है। पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हो तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हींग है वो बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि वो कष्ट आर्तव को दूर करने का काम करता है। एक डिजीज़ होती है जिसमें क्या होता है कि जो आर्तव यानी कि जो ओवम है, यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन है वो अच्छे से नहीं हो पाता, तो ये मेंस्ट्रुएशन जो है उसको प्रिवेंट लाता है मतलब, और बहुत अच्छा माना गया है। उसके बाद आ जाते हैं आम्लीय प्रयोग के ऊपर। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव डिसऑर्डर की बात करते हैं तो आद्यमान है। आद्यमान में क्या होता है कि नाभि के निचले हिस्से में दर्द होता है, ठीक है। तो ये जो हींग होती है उसको आप पानी में घिसकर नाभि के चारों ओर, ये वही दादी मम्मी वाला नुस्खा हो जाएगा, ठीक है। उदरशूल और अग्निमांद्य की बात करते हैं तो भ्रष्ट हींग देना है। देखो इसके ऊपर एक हिंगवष्टक चूर्ण भी है, और हिंगवष्टक चूर्ण में बोला जाता है कि इसको घृत में भर्जित करके ही देना है आपको, या फिर भ्रष्ट हिंग में देना है, क्योंकि जो घृत होता है वो क्या करता है, पित्त का शमन करता है, और जो हमारी हींग है वो बहुत ही पित्त तरीके को बढ़ाएगी। तो अगर वो पित्त को बढ़ाएगी तो घृत उसको क्या करेगा, शांत करेगा। तो बैलेंसिंग सिचुएशन में जो है आप उदरशूल में अग्निमांद्य में क्या दे सकते हैं, हींग दे सकते हैं। श्वसन संस्थान की बात करते हैं तो वात और पित्तज खांसी क्या करते हैं, जैसे किसी को भी जुकाम खांसी जुकाम हो रहा है, आप केट दिखाने के लिए क्या बोलते हो, चाय पी लेना। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, उसका काढ़ा बना लेते हो, क्वाथ बनाते हो, और पीने से क्या होता है कि कफ आसानी से निकल जाता है। और इसके अलावा जो उस श्वसन रोग की वजह से जितनी भी जकड़ाहट हो रखी थी सीने में वो भी ठीक हो जाती है, जैसे मम्मी नहीं देती काढ़ा बना के, तो ये वही है मम्मी का प्यार, हैशटैग मम्मी का प्यार है ये, ठीक है। श्वसन संस्थान। फिर उसके बाद आ जाएगा आम्या प्रयोग में, जैसे अपस्मार है, एपिलेप्सी वाली कंडीशन है, तो एपिलेप्सी वाली पेशेंट जो होता है उसको कॉन्शियसनेस देने के लिए, या मतलब उसको कॉन्शियस में लाने के लिए आप क्या करते हो, उसकी आंखों में जो है उसको हींग ली, जल में घिसी, उसकी आंखों में अंजन करने से क्या होता है रोगी की चेतना शीघ्र लौट आती है। दूसरा होता है दंतशूल और दंतकृमि, जैसे दांत है उसमें कोई कीड़ा लगा हुआ है तो वहाँ पर आप उसकी कैविटी में क्या कर दो, हल्का सा इसको फुलाकर क्या कहाँ पे रख दो, उसके उस पर रख दो, तो उसको शूल कम करेगा, क्योंकि ये शूल प्रशमन है। कष्ट आर्तव डिसेमिनोरिया में मैंने बात ही करी थी कि दिया जाता है। अब मात्रा की बात पे आ जाते हैं तो चूर्ण है ना, तो चूर्ण की मात्रा कितनी होगी, वही 120 से 500 मिलीग्राम, सबकी सेम है। 1 से 4 रत्ती, बट इसकी कितनी बोली गई है, देखो सबकी सेम है बट इसकी 120 से 500 मिलीग्राम बोली गई है, मतलब 1 से 4 रत्ती बोली गई है, वरना नॉर्मल जो होती है वो 1 से 2 रत्ती या आधा रत्ती, यही आप देखते हो। उपयोगी भाग की बात करते हैं तो रेजिन या गम उपयोग हो रहा है। अब देखो यहाँ पर आ गई है वही पॉइंट जो मैंने आपसे डिस्कस करा था कि हींग एक अत्यधिक तीक्ष्ण और उष्ण होती है, तो अगर आप उसको इंटरनली यूज़ कर रहे हो तो घी में भून कर ही यूज़ करें, यानी कि भ्रष्ट हींगू को यूज़ करें, वरना क्या होगा, हमारे वो अमाशय में जाएगी, वहाँ पर इरिटेशन कॉज करेगी और वहाँ पर अल्सर हो जाएंगे, तो वो शोभ को और जलन को उत्पन्न कर सकती है। अब देखो हिंगवष्टक चूर्ण की बात अपन ने करी थी, अभी मिलता है हिंगवादी वटी मिलती है, रजो प्रवर्तनी वटी मिलती है, और शिवाक्षर पाचन चूर्ण मिलता है। देखो रजो प्रवर्तनी वटी जो है इसके बारे में सबने सुन रखा होगा, जो मेंस्ट्रुअल होता है उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो रजो प्रवर्ती वटी दी जाती है उसमें, क्योंकि ये प्रवर्तन करने का काम करती है, वो क्या करती है, लाने का काम करती है, क्योंकि अपान वायु पर वर्क करेगी, और अपान वायु पर अगर ये काम करेगी तो ये क्या करती है कि अपान वायु जो होती है उस पर काम करके अनुलोमन करवाती है। तो स्त्री रोगों में दे सकते शिवाक्षर पाचन चूर्ण, पाचन को अच्छा करेगा। अब देखो हिंगवादी वटी और हिंगवष्टक चूर्ण की बात करते हैं तो हिंगवष्टक चूर्ण दिया जाता है, जैसे जब खाना नहीं पच रहा होता, इंडाइजेशन की सिचुएशन होती है, या फिर जब अनईजी फील हो रहा होता है, तो नहीं बोलते हिंगोली खा लो या कुछ खट्टा खा लो, तो वैसा सब कुछ है कि अपच आद्यमान और अग्निमांद्य में सर्वश्रेष्ठ है। और दूसरा कि अगर कोई वात विकार हो या फिर उदर रोग हो तो आपको हिंगवटी क्या देनी है, हिंगवादी वटी जो है वो देनी है। इसके बाद आ जाते हैं अपन लास्ट में कि देखो हिंगू जो है एक सिंपली तीक्ष्ण और उग्र गंधी होती है, और ये जीवनदायिनी भी है, क्योंकि दीपन पाचन कार्य, डाइजेशन, रेस्पिरेशन को अच्छा करती है। इसका प्रधान कर्म यही है कि ये शस्त्रवेदी है, यानी कि फास्ट एक्टिंग करती है, तो इसीलिए जो है इसका यूज़ किया जाता है, और यहीं पे ये जो ड्रग है वो समाप्त होती है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप पढ़ना समझना, और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। एंड